Hello Tusharians, how's you all? Hope you all are doing great. So very warm welcome to all of you in the session. I hope आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है? डर लग रहा है अभी आप लोगों के? सिर्फ 2 से 3 महीने बाद बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना? ये होता है हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है 10th क्लास के लिए स्पेशली, और 12th का तो ऑब्वियसली है ही, बट 10th क्लास में आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड दोगे। डर लग रहा होगा थोड़ा सा, और जिसने डर नहीं लग रहा उसने तो पूरे साल ही डर नहीं लगा होगा बिल्कुल भी कि क्या ही करना पड़ेगा। तो अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि ये सेशन किससे रिलेटेड है। देखो, इसका मोटिव भी हमारा क्या है कि अब की बार 95 बार हमें बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर करना है भाई। 95+ का तो हमारा एम है। जिसके 100 आएंगे बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोगों के आए। मैं तो चाहता हूँ सबके आए भाई, सबके 100 आए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग तो ला ही सकते हो। अच्छा, अब ये कि क्या नाम है, आप लोगों को क्या करना है। देखो, ये सेशन पहले तो कौन कौन देख सकता है। आप लोग, चाहे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोगों ने अभी मैथ्स में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबको ये ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है। ये सेशन में भले ही सिर्फ मैं शायद प्रोबेबली 10 क्वेश्चन है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कराऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन जस्ट कराऊंगा। मैं जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा अलग अलग चैप्टर से जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं प्रॉपर बेसिक भी समझाऊंगा उस क्वेश्चन का। कोई फॉर्मूला है, कहां से आया है, क्या हुआ है उस फॉर्मूले में, तो सारी एक एक चीज बताऊंगा उस फॉर्मूले की, सो दैट आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई चीज पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग इस सेशन में कुछ भी मतलब बिना पढ़े भी आ रहे हो ना, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। थ्रू आउट द सेशन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मजे करेंगे, प्रॉपर फन चलेगा। बट सेशन में रहना है, और कॉपी पेन लेके बैठना भाई। बिना कॉपी पेन लेके बैठोगे, सेशन देख लोगे, समझ में आ जाएगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। ये मैं पहले भी आके बोलता था एंड अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मैथ्स ऐसे नहीं होगी कि आप लोग आके देख रहे हो वीडियो कि हाँ मेरे को क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया। ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो क्या करना है हम लोगों ने, क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्विंग अच्छे से करेंगे। आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पास आसपास आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल में अगर वीडियो देख रहे हो तो आसपास की चीजों से बच के रहना। लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल को दूर रख दो। अपने पास सिर्फ कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और मेरे पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है? नजर नहीं लगानी है पहले जैसे तुम लोग करते थे, बट सेशन अच्छा चलना चाहिए। पढ़ाई करेंगे, थ्रू आउट द सेशन पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देना है। आओ फिर स्टार्ट करें सेशन। देखते हैं सेशन कितना लेंदी जाएगा। वैसे मैं देखो 10 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन अभी ले आया तो आगे आएंगे ही नहीं। 10 क्वेश्चन के सेशंस आते रहेंगे आपके बोर्ड तक, तो देखो आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। और क्वेश्चंस मतलब मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है ना, टेस्टी क्वेश्चन है, टेस्टी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड सेकंड पार्ट आप लोगों को ये है जो कि है अल्फा टू द पावर -1 एंड बीटा टू द पावर -1, इनके बीच में प्लस है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगी, नहीं पता तो देखो px ले लेते हैं हम, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी है 5x² प्लस 5x प्लस 1। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है सर, कैसे पता लगेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो बच्चे, इसमें डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री 2 है। जब भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बट जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो ऐसा नहीं कि √x हो गया या 1/x हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना डिग्री होती है, x की जो मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। तो वो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए भाई वो डिग्री। तो हमारा क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों को अगर पॉलिनोमियल में थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, मतलब परेशानी है कि पॉलिनोमियल नहीं समझ में आता, मेरी वीडियो बनाई हुई है पॉलिनोमियल की पूरी, उसका जस्ट शुरू के 10 से 15 मिनट का सेशन लगा लो, आप लोगों को पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है, ठीक है? पॉलिनोमियल बता दे मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? अब देखो इस पॉलिनोमियल के पास क्या होता है, इस पॉलिनोमियल के पास ना 2 जीरोस आते हैं। और सर जीरोस क्या होता है, मैंने बोला इसके 2 जीरोस है, एक है अल्फा और एक जीरो है इसका क्या, बीटा। 2 जीरोस है। सर जीरोस होते क्या है, जीरो बच्चे वो वैल्यूज होती हैं जब भी मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू डाल रहा हूं ना,
और उस वैल्यू को डालने के बाद सॉल्विंग करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आ रहा है तो वो होते हैं हमारे जीरो। जैसे लेट सपोज इसकी कोई भी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू मेरी 3 आ गई, ठीक है 3 आ गई। अब x की जगह अगर मैं 3 डाल दूं इस इक्वेशन में और पूरी सॉल्विंग करने के बाद मेरा आंसर 0 आ रहा है, मतलब px की जो वैल्यू वो 0 आ रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा 3, मेरा कहलाएगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो जीरोस होते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो ही जीरोस क्यों होते हैं, सर 3 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होता, या उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? बेटा देखो, जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, जैसे इसकी डिग्री 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो पॉलिनोमियल होंगे। अगर कोई ऐसा आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? बोलो भाई, बोलो बोलो, कितने होंगे, कितने होंगे? 3 होंगे जीरोस। कितने? 3। अगर उससे ज्यादा का आ जाए कि x की पावर से 5 आ गया, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 होंगे। तो ऐसे हम नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई, अल्फा एंड बीटा। अब आते हैं इसके दो फॉर्मूले पे। देखो जरा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है इसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और एक होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। देखो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। दो वैल्यूज आ गई। अभी माइनस बी बाय ए और सी बाय ए क्या है सर? देखो जरा, इसमें ये जो हमारा बी है ना, बी होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? बी होता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है हमारा? बी, जो कि यहां वैल्यू पुट करता है। बट देखो इसके आगे माइनस लगा है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्स का कॉफिशिएंट है प्लस का 5, तो हमारा माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। इन केस एक्स का कॉफिशिएंट अगर -5 होता, एक्स का कोफिशिएंट अगर -5 होता, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती कि सर बी की वैल्यू -5 है, और एक इस फॉर्मूले का माइनस लगेगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इस चीज का ध्यान रखना है। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो हमारे बी की वैल्यू होती है। फॉर्मूले में एक माइनस लगता है। अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमारे माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारे माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिंपल सा फंडा है, समझते रहना बस, ठीक है। आ जाओ जरा, देखो अब क्या करना है इसमें। सम ऑफ जीरोस लिख लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, इसमें ये सी ए क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5, तो ए की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई उससे स्टार्ट हो रही है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार, ध्यान रखना, कितने केसेस में ऐसा आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले उसे पॉजिटिव बनाना एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग करना इजी रहता है। हाँ, सी क्या है अब हमारा? सी होता है सर कांस्टेंट पार्ट। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट पार्ट बोल लो, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी बाय ए यहां पे लिख देता हूं। माइनस बी बाय ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ आया? माइनस का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर गलतियां इसमें होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमने सर इतनी सारी चीजें सीख ली, क्वेश्चन में क्या सॉल्विंग करेंगे? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, उसका हमने बता दिया कि दो जीरोस होते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल ले दोनों जीरोस की। इन दोनों जीरोस की हम वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले। देखो जरा, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? माइनस बी बाय ए। अच्छा, हमारे पास तो जीरोस ये है ना भाई, हमारे पास जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल के? हमने देखा जीरोस ये है अल्फा एंड बीटा, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कितना है? माइनस बी बाय। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल है वो है माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए के इक्वल है। आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस बी बाय ए के। तो क्या निकालना बड़ा मुश्किल है इसमें? नहीं सर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखो जरा, माइनस बी बाय ए, देखिए जरा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? +5, तो कितना हो जाएगा? -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। यही है, हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। कितना आएगा? कितना आएगा भाई ये कट पिट के?
माइनस वन, माइनस बी बाई ए होता है ना भाई, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का एक्स का कोफिशिएंट +5 है, बट फॉर्मूले में जब डालेंगे तो -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो हमने आंसर निकाला तो कितना है -1। तो अल्फा प्लस बीटा, आगे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -1 आ रही है, बट हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है जी, ये निकालना है। चलो देखो ये आ गया। अब देखो इस टाइम पर बच्चों को कोई अगर यहां तक भी कर लेगा ना उसे दिक्कत होती है। प्रोबेबली जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आप लोगों को करनी है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कर दो जरा सर, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे वो भी बताता हूं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दो प्यारे प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया और इधर -1 का स्क्वायर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 अल्फा बीटा, और इतने में आप लोग हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। बट अभी आप लोगों का आंसर नहीं आया है। सर इतना कर लिया आंसर नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा। अभी आप लोगों ने पीछे सीखा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था क्या, हमने देखा था देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो कुछ होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। अच्छा अगर इस c/a की मेरे को वैल्यू निकालनी तो मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो c/a है। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c कितना है भाई, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो चलो अल्फा प्लस बीटा भी आया। सर इसका यूज कहां होगा, सर इसका यूज यही होगा जहां पे आप लोग रो रहे थे, है ना, यहाँ पे कि हमारा 1 - 2 अल्फा बीटा आ गया, बट उसकी वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5। तो यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा मत छोड़ के आना, इसे हम पूरा भी करेंगे। कैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - 2 इंटू 1/5। ठीक है, 1 - 2/5 हो गया। कैलकुलेशन करोगे तो 5 - 2 कितना हो गया 3/5। तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3/5। ठीक है, तो ये है हमारा एक आंसर फर्स्ट वाले का। समझ आया, इजी पीजी क्वेश्चन था। इजी पीजी तो खैर नहीं कहूंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन था भाई। ऐसी थोड़ी क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन इतने छाट छाट के लाओ ना, मजा आ जाएगी क्वेश्चन में। आओ जरा सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में इसने हमसे वैल्यू मांगी थी अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पता होगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1/बीटा। यही है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, फिर क्या कर दो, एलसीएम ले लो। बीटा की मल्टीप्लाई इधर, अल्फा की इधर, आपस में कर दो इनके, तो कितना हो जाएगा ऊपर बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कितना अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है -1। कितनी आ गई भाई -1 डिवाइडेड बाय कितना अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर हमने पीछे निकाली थी, अभी यहाँ पे पुट भी करी हमने। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/5। अच्छा अब यहाँ पे बहुत गलतियां होती है कि इसका आंसर -1/5 आएगा या -1 आएगा। क्या आएगा भाई इसका आंसर, क्या लिखोगे आप लोग इसका आंसर, इसका आंसर आएगा -5। इसका आंसर कितना आएगा -5। ठीक है, तो हमारा अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 की वैल्यू कितनी आई है -5। ठीक है, देखो जरा, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू -5। ओके, हो गया आप लोगों का आंसर।
सेट कर दो इसे, जैसे आप लोग पता नहीं क्या क्या सेट करते रहते हो। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइनली हमारा हो चुका है, उसके सेकंड पार्ट थे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में एग्जिस्ट करता है? दो पार्ट थे अच्छे खासे, 3 मार्क्स में एग्जिस्ट करता है ये क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन था आप लोगों का, तो आप लोगों ने 3 मार्क। देखो अब देखो, मैं बताता हूं आपको क्या बात है कि देखो इस क्वेश्चन में ना हमने कॉन्सेप्ट समझा है, अच्छे से थ्रू आउट द क्वेश्चन करा है। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, बट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन फॉर्मूलाज के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिलना है, एंड गारंटीड मिलना है। मेरे से लिखवा लो, जो मैंने इसमें फॉर्मूलाज यूज करे हैं, जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज करा है, वो आपके एग्जाम में पक्का आना है, चाहे प्री बोर्ड में है चाहे बोर्ड में है, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से करते हैं, क्या इनकी अप्रोच रहती है। ओके गाइस, क्यूटी प्यूटी गाइस, तिशी फैंस बोल रहा हूं मैं। अच्छा, तिशी का मतलब पता है तुम लोगों को? एक हमारी पता है, हमारी गैंग का नाम है आज से तिशी गैंग। क्या गैंग है? तिशी गैंग। तिशी गैंग क्यों सर तिशी गैंग क्यों? ये पता है, एक मेरी मेरी एक स्टूडेंट है जिसने नाम दिया था तिशी गैंग। तो अरे बड़े प्यारा नाम था वैसे, वो मेरे को मतलब मेरा ही निकनेम दिया था तिशी सर, जो कि बड़ा प्यारा क्यूट सा नेम था। आप बोलोगे खुद की तारीफ कर रहे हो सर, खुद ही अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, करनी पड़ती क्योंकि तुम लोग तो करते नहीं हो, बट उसने मेरे को नाम दिया था तिशी सर। एंड मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने आई वाज लाइक कि इसे यूज करते हैं भाई अपने सेशंस में, अपने और बच्चों को जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो हमारी गैंग का नाम क्या है? तिशी गैंग। तिशी गैंग, ये बोल दो तोड़ू फोड़ू गैंग। क्या बोल रहे हैं इसे? तिशी गैंग या ओफो तिशी गैंग। ये क्या लिख रहा हूं मैं? तो तोड़ू को टोपू लिख रहा हूँ मैं तो। हंसना मत, हंसना मना है। तोड़ू फोड़ू गैंग। ओके गाइस, हमारे गैंग का नाम क्या है? तोड़ू फोड़ू गैंग और तिशी गैंग। चलो, और इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता छोड़ो, उसका क्या करोगे तुम लोग, इंपॉर्टेंट ये है याद रखना। अब देखो हमारा मिस हो गया, यहां लिखते हैं। चलो, शिट शिट शिट, इतने में ठीक है। इसे एडजस्ट करेंगे इसके अंदर, तिशी गैंग को। यस, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारी गैंग का नाम क्या है? तिशी गैंग, हैशटैग तिशी गैंग, जिसे हम बोलेंगे तोड़ू फोड़ू गैंग। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत जल्दी से तोड़ते फोड़ते। अच्छा, ज्यादा आगे आगे क्या मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का फर्स्ट टर्म, अब देखो जरा, एपी के क्वेश्चन पक्का आने, आप लोगों को पता है 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन एपी का जरूर आता है। कितनी बार 5 में भी आ जाता है, तुम्हारी जो केस बेस्ड स्टडी चल रही है उसमें भी आता है, 1 मार्कर में तो ऑब्वियसली आना है। तो देखो क्या क्वेश्चन आना है, क्या करना है इसमें। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो लाइन बाय लाइन पहले चीजें लिखते रहा करो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है। इसने बोला मेरे से द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब एपी का जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो कितना है सर? 5 है। ठीक है, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज कितना? लास्ट टर्म मेरे को दिया हुआ है 45। ठीक है, ये भी लिख लिया। अच्छा, ये लास्ट टर्म है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? ए, रहने दो, मत लिखो। क्या करेंगे हम? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख के, हमें पता ना फॉर। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को बता देता हूँ, क्या पता कोई ऐसा हो जिसने ना पढ़ी हो। देखो जरा, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जहां से हमारी एपी स्टार्ट होती है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं। एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, जैसे 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 10 है, 1000 है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है वो हमारा एन होता है। और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, सबके बीच में जितना डिफरेंस आता है। कॉमन डिफरेंस समझाऊं? देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे समझोगे तुम लोग? मेरे को पता है कॉमन डिफरेंस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और आंसर में भी मतलब जब हमें क्वेश्चन में भी एट द एंड क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना तुम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं भूलोगे कभी। देखो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, लेट सपोज ये है तुम्हारी पार्टनर का घर। तुम्हारी पार्टनर का घर, हाँ हाँ वही वाली पार्टनर जो तुमने इमेजिन भी कर लिया अभी अभी। ये है पार्टनर का घर, और ये है तुम्हारा घर। ये है किसका? ये है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर, पार्टनर का घर, तुम्हारा घर।
पार्टनर और तुम्हारे घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने बोल दिया 2 किलोमीटर है। कितना? 2 किलोमीटर है। पार्टनर, तुम्हारी पार्टनर और तुम्हारे घर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है। और उसके बाद मैंने बोला कि तुम लोग किसी को बता रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी भी पर्सन को बता रहे हो कि तेरे और तेरी पार्टनर के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। फिर तुम लोगों ने बोला कि भाई मेरे और मेरे पार्टनर के बीच के घर का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है। फिर आपने किसी और पर्सन को बताया कि भाई तुम्हारे और तुम्हारी पार्टनर के बीच के घर का डिस्टेंस कितना है। फिर तुमने बोला कि भाई उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है, मेरे और मेरे पार्टनर के घर के बीच का। तो ऐसे तुमने क्या बताया? पार्टनर का घर, मेरा घर, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। मेरा घर, पार्टनर का घर, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। पार्टनर का घर, मेरे घर का डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। समझ आया? कॉमन डिफरेंस नहीं भूलने वाले तुम लोग, क्योंकि ऐसे बता देना। पार्टनर का नाम सुनते तो देखो इनके चेहरे पे मुस्कान तो देखो जल्दी से। पढ़ाई कर लो पार्टनर, पार्टनर तो बनाते रहोगे, पढ़ाई कर लो भी। चलो, कॉमन डिफरेंस तो हमें नहीं दे रखा, हमसे और क्या दे रखा है? द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब एस एन की वैल्यू दे रखी है कितनी? एस एन की वैल्यू दे रखी है 400। अब मैं इसका भी फॉर्मूला दे देता हूं। देखो, पूरे एपी चैप्टर में 2 फॉर्मूले आते हैं और एक फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तीसरा बन जाता है। एस एन, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर मेरे को 10 टर्म्स दे रखे हैं एपी में, तो उन 10 टर्म्स का सम कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स मिल जाएगा। तो वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका Sn का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है सर? Sn का फॉर्मूला होता है। इसे हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हो क्या, कि ये बोल सकते हो आप लोग n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, मॉडिफाई करके थोड़ा सा बनता है। देखो कुछ नहीं हुआ, इसमें से a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख दिया? ये an लिख दिया। a एज इट इज, n/2 एज इट इज, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बस इसे। और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज भी करेंगे, अभी देखना कैसे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आओ फिर करते हैं जल्दी से, मजा आएगा, करेंगे ना। आ जाओ, a1 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले अगर मैं एक काम करूं, देखो मेरे को n की वैल्यू चाहिए। सर इस फॉर्मूले में लगा नहीं सकता, इस फॉर्मूले लगा के कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू मेरे को पता है ना, मेरे को n की वैल्यू पता ना d की पता। ठीक है सर, इसमें मेरे को Sn की वैल्यू पता है। सर Sn कितना दिया हुआ है? 400, है ना? इसमें a की वैल्यू भी पता है मेरे को। ठीक है, चलो इसमें भी नहीं लगा सकते हम, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें n भी है और d भी प्रेजेंट है। बट सर इसमें लगा सकते हैं हम। कैसे? Sn की वैल्यू 400 है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, a की वैल्यू हमें पता है 5 है, n की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 45। तो हम ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn की वैल्यू कितनी है? ये हमें गिवन है 400। n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और an की वैल्यू 45। ठीक है, अब देखो जरा, 2 की तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 400 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू कितना है? 45 प्लस 5 50। ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हटा दो यहां से, 50 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। काट दो भाई, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई? सर n की वैल्यू हमारी आ गई है 16। n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, एक हमने आंसर निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 16 आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे वैल्यूज निकालते हैं। अब किसकी निकालनी है? डी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट डी। हाँ, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एन की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो। हमें ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है अब, और ए एन की वैल्यू पता है। तो इसमें लगा दे कि 45 जो है इक्वल है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 45, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचा 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 डी। तो 45 में से 5 गए कितना आया? 40 इज इक्वल्स टू 15 डी। तो 40/15 ये हमारे डी की वैल्यू हो जाएगी। इसे काट दो थोड़ा सा, किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 8 40, 5 3 50। तो जो हमारे डी की वैल्यू आई
डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ गई। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। डी की वैल्यू 8/3 एंड एन की वैल्यू इज 16। अच्छा क्वेश्चन था ए एन का। देखो अब देखो, एक ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ना पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है। कैसे सर? इसमें सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं लगना है। ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। एंड बिलीव मी कि ये चैप्टर बहुत अच्छे खासी वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे प्री बोर्ड्स हो, दोनों की बात कर रहा हूं, ना कि एक की। इन 3 फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं लगना। बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छी खासी वेटेज है इन तीनों की। ओके, इस पूरे चैप्टर की एक्चुअली बस हाँ ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग आ जाते हैं। वो आपको इस सेशन में एक आधा और सीक्वेंस का मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्दर जो मैं सेशंस लेकर के आऊंगा उसमें और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे। ओके गाइस, मेरे प्यारे प्यारे गाइस, चले तोड़ू फोड़ू गैंग, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एज ऑफ अ मैन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट होते हैं बोर्ड्स के, सीबीएसई वालों के काफी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। मैंने कितनी बार देखा है, मैंने काफी सारे पेपर्स एनालिसिस करे थे एंड उसमें देखा कि ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, मतलब एज वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं और 3 मार्क्स कैरी करते हैं एक ही क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बट बच्चा ना उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाता। आप लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि करना कैसे है। और अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने लेट सपोज की क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ आ गया कि क्या होना है, तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। देखो बताऊं कैसे। इसमें बोला द एज ऑफ अ मैन, मैन की एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कि एक आदमी की जो एज है ना, एक पर्सन की जो एज है उसके बेटे के स्क्वायर के इक्वल है, उसके बेटे के स्क्वायर के दुगने के इक्वल है। अब देखो क्या कह रहा है, देखो देखो देखो, इतना कंफ्यूज नहीं होना। मैं बोल रहा हूं लेट द एज ऑफ द मैन, लेट द एज ऑफ मैन। मैन की एज मैंने बोला मेरे को नहीं पता कितनी है, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बता दूं कि सर एक्स और वाई क्यों लेंगे, अभी ये कैसे पता लगेगा। आप लोग लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो यहां से पता लग जाना चाहिए आपको कि उसमें एक्स और वाई दोनों को लेट करना है और उसके बाद क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेट द एज ऑफ द मैन इज एक्स, लेट द एज ऑफ हिज सन, लेट द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे उसके सुपुत्र की जो एज है वो कितनी है, वाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर, द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कि उसके बेटे के स्क्वायर की दुगना कर दो तो आपको किसकी एज मिल जाएगी, उसके पिताजी की एज मिल जाएगी। देखो क्या कह रहा है, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। क्या कह रहा है कि एक आदमी की जो एज है ना वो किसके इक्वल है, उस आदमी की जो एज है वो इक्वल है उसके बेटे की एज के स्क्वायर का भी दुगना कर दो, उसके बेटे की जो एज है ना उसका स्क्वायर करो और उसका दुगना कर दो। वो करने के बाद आपको किसकी एज मिलेगी, पिताजी की एज मिलेगी, पिताजी पिताश्री की एज कितनी है 2y स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसे नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। आज जरा सेकंड की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, थोड़ा सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर है 8 years hence, 8 साल बाद। हेंस को ध्यान रखना, इसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, आपसे 8 साल बाद, 8 year hence the age of the man will be 4 years more than the 3 times the age of his son। अब देखो क्या कह गया सर, ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से चले गया। मेरे को तो सर आपके सिर के ऊपर से वर्ड्स भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखो कैसे कि आज से 8 साल बाद, तो हम एक काम करते हैं, 8 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years। अच्छा 8 साल बाद की बात कर रहा है तो पिताजी की एज में भी 8 साल का प्लस होगा और बेटे जी की एज में भी क्या होगा, 8 साल का प्लस होगा। ठीक है, हमने इतना कर दिया। फिर द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन द 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कि उसके बेटे की एज का 3 गुना जब मैं करूं और उसमें भी 4 साल प्लस करूंगा, वो एज होगी उस मैन की 8 साल बाद। देखो क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनो। आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद उस आदमी की जो एज होगी ना, उसके बेटे की एज के 3 गुना में भी 4 साल ऐड करने के बाद उस आदमी की एज आएगी। समझ आया
कि आज से 8 साल बाद उस बेटे की, उसके लड़की की जो भी एज होगी, लेट्स सपोज उसकी एज कितनी है, y+8 उसकी एज है, उसकी एज का 3 गुना कर दो, उसमें भी 4 जोड़ दो, तो पिताजी की एज आएगी। ये कह रहा था क्वेश्चन। आप लोगों को इस तरीके से इसकी लैंग्वेज समझनी है। जिस बच्चे ने इसकी लैंग्वेज समझ ली, इस तरीके से इक्वेशन बनाना सीख लिया, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन आते हैं एंड अच्छे से करने हैं आप लोगों को। इस तरीके से देखो, अब जरा इसमें क्या करोगे, x+8 एज इट इज, 3y, 3 8 से कितना होता है 24+4, तो x+8 इज इक्वल्स टू 3y+28। ठीक है जी, 8 को उधर भेज दो तो x की यहां से वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3y+20 आ जाएगी, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस करेंगे 28 में से तो 20 आ जाएगी। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। देखो, एक बार x की वैल्यू 2y² है, एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 3y+20। अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। सब्स्टिट्यूशन आई होप आप लोगों को आती होगी। कुछ नहीं करना, किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू मैं एक काम करता हूं, इस x की वैल्यू 2 वाले में पुट करता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ 1 equation 1, put the value of equation 1 in equation 2। ओके जी, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं। आगे करते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है कौन सी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू 2y², और हमारी इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल्स टू 3y+20। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, हम लोगों ने पुट करनी थी फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में, तो ये हो जाएगा 2y² इज इक्वल्स टू 3y+20। 3, अब ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 2y² - 3y - 20। एंड आई होप आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी ऐसी इक्वेशंस की, बहुत बार सिखाई है पॉलिनोमियल में, बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीपली बेसिक से सिखाई है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करते हैं कैसे करना है। देखो, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करते हैं हम, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म की, सॉरी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से। कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 × -20 करेंगे तो कितना आएगा -40। अब इस -40 के हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा, माइनस हो गया प्लस कर दीजिए हमें, इसकी क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले ली। अब एलसीएम लेने के बाद इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -40 आए, है ना। दो नंबर्स बनाना है हम लोगों को कि मल्टीप्लाई करने पर -40 आए, प्लस माइनस करने पर x का कोफिशिएंट आ जाए, प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, x का कोफिशिएंट आ जाए। देखो कैसे करोगे, देखो अगर मैं पेयर्स बनाऊं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 5 जा कितना होता है 40। सर ठीक है, 8 5 जा 40 होता है, माइनस का लाना है, वो हम आगे वो थोड़े से मैथमेटिकल सिचुएशंस लगा देंगे, वो आ जाएगा। बट हमें चाहिए कितना, -3। सर 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। बट अगर मैं -8 रख दूं और प्लस का 5 रख दूं तो कितना आएगा, -3 आएगा। और यही हमें चाहिए था, -8 इंटू प्लस का 5 करोगे -40 आएगा, -8 में +5 करोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। 2y²। एक चीज और ध्यान रखना, देखो जब भी x का, ये यहाँ पे तो y है, y के टर्म्स में, कि जो भी हमारा y का कोफिशिएंट होगा ना, या फिर अगर यहाँ पे x प्रेजेंट है तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा, अगर वो नेगेटिव है तो हम जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे मैंने बोला 8 × 5 कर दो तो 40 आएगा। जब भी हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर x या y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ध्यान रखना, कैसे कह रहा हूं, देखो -8y हो जाएगा, तो ये हमेशा एक बड़ा नंबर है ना, 8 और 5 में से 8 बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा। और दूसरा वाला नंबर डिपेंड करता है हमारे इस पे कि मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और -20 उतार दो इक्वल्स टू 0। करो जरा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, y कॉमन आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y -4। यहां से कॉमन निकालो सर, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा, y -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो एक हमारा बना 2y + 5, एक हमारा बना y -4 इक्वल्स टू 0। यहां से आ गए इक्वेशंस, यहां से आ गई हमारी इक्वेशंस। वैल्यूज निकाल लो, वैल्यूज निकाल लो। देखो एक बार क्या करो,
2y+5 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। एक बार क्या करो, x-4 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। यहां से जो, यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा भाई, y लिखेंगे ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/2, है ना। और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब आप लोगों में इतना दिमाग तो है ना कि कौन सा सही है। सर नेगेटिव वाला निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों बच्चे, क्यों? क्योंकि सर एज नेगेटिव कैसे हो सकती है? कि ऐसा थोड़ी है कि आज कोई 20 साल का है तो अगले साल कोई 19 साल का हो जाएगा, फिर उससे अगले साल 18 साल का हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तुषार सर के केस में ये पॉसिबल है, उनकी एज कम होती है भाई। तुषार सर की एज क्या होती है? कम होती है। जैसे अभी जो भी होगी, लेट सपोज कुछ भी अभी एज, तो नेक्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर एक उसमें से माइनस हो जाएगी। मैं जवान हो रहा हूं ना, मैं तो जवान हो रहा हूँ ना हर एक साल पीछे। तो ये मेरे सिर्फ ध्यान रखना, ये तुषार सर के केस में पॉसिबल है बट मैथ्स के केस में पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या है? ये y इज इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। अच्छा, बट अभी तो ये बच्चे की एज है ना, पिताजी की भी तो निकाल दो, पिताजी की एज भी तो निकाल दो। एक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमारे पास दो इक्वेशंस थी, इनमें पुट कर दो। तो पहली वाली में कर दूं, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई का स्क्वायर था, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 होता है। 16 टू जा कितना होता है सर? मैं यहाँ पे x क्यों लिख रहा हूँ, x की ऐसी याद, अरे सही तो है, x की तो चाहिए था। हाँ ठीक है, चलो कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 32 ईयर्स। मतलब आज, आज प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें, प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो पिताजी की एज क्या है? अगर हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो पिताजी की जो एज है, पिताजी की एज है कितनी? 32 ईयर्स। पिताजी की एज 32 ईयर्स है और बच्चे की एज 4 ईयर्स है। कुछ ज्यादा गैप नहीं हुई है? ये क्या सोच के क्वेश्चन बनाया भाई? पिताजी 32 साल के, बेटा बेचारा 4 साल का। कोई बात नहीं, मैथ से कुछ भी हो सकता है। पिताजी 32, बेटा 4, आज के टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। कोई बात नहीं, आ जाओ तुम लोग। इस पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी। मेरे को पता तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं सोचे ना, ध्यान दो क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पढ़ाई तो होती रहेगी, बातें भी होनी जरूरी है ना। बात करते हैं फिर थोड़ी सी। अब देखो बात क्या है, एक इंसिडेंट बताता हूं मैं अपनी एक क्लास का। अब हुआ क्या, मैं एक ऑफलाइन क्लास का बैच पढ़ा रहा था एंड उसमें ना एक बच्चा मेरे से बोला कि सर, मैंने बोला जी बेटा जी। कहता कि सर आपकी ना मैंने एक वीडियो देखी। अब मैं बहुत खुश हो गया, अरे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरे मेरे लिए तो उस टाइम तो उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं था। तो मैंने बोला हाँ जी बहुत अच्छी बात है। तो क्या था सर, आपने एक गलती कर रखी थी। मैंने बोला यार चलो कोई होगी, बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई होगी मेरे से, तभी तो बोल रहा है ऐसा कुछ कि मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह गलत कर दिया होगा। तो क्या था सर, मैं वीडियो रात में देख रहा था और आप उस वीडियो में गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, ये गलती थी। मैंने बोला मैं तू थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? तू थोड़ा सा बेवकूफ है। बेवकूफ होते हैं ऐसे बच्चे। और बेवकूफ ही बोला है मैंने। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो। उल्टी सीधी हरकतें मत करा करो। बेवकूफ बोला था मैंने बस। हाँ आ जाओ, जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत हो गई बात, इधर आ जाओ, इधर इधर ध्यान दो। चलो, अभी भी हंस रहा है, शर्म कर ले भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दे ले। ये कोई बात थोड़ी होती है, एक एक बार हल्की सी क्या बात कर दी। आओ जल्दी क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत हो गई इधर इधर इधर, जल्दी आओ क्वेश्चन पे। देखो, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है सर एक सॉलिड सिलेंडर है। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा कुछ, ठीक है। और उसमें क्या करा हमने, उसकी बोथ साइड से हेमिस्फीयर निकाल दिया है। चलो इसमें नहीं है हेमिस्फीयर, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या हाथ नहीं है, हम बना लेंगे खुद। उसने क्या करा, बोथ साइड से हेमिस्फीयर निकाल दिया। यहां से भी एक हेमिस्फीयर निकाल दिया और यहां से भी हेमिस्फीयर। स्कूप आउट मतलब निकाल देना, ठीक है। तो उसने, हमारी ये फिगर थी, कलर चेंज कर दो, आप लोगों को दिख नहीं रहा हो। ओफो, तो पूरे का कलर चेंज होगा, एक सेकंड रुको। हाँ चलो सही है। ओए इसका हो गया, इसका भी तो करो, ये ज्यादा जुड़ा हुआ है क्या? अभी करते हैं, अभी करते हैं।
क्या हो रहा है? आओ जरा, आओ आओ आओ, तुम्हारे लिए पता नहीं मैं क्या क्या कर जाता हूँ यार। आ जाओ। हाँ, तो उसने क्या बोला कि एक सिलेंडर में से दो क्या निकाल दिया उसने, हेमिस्फेयर निकाल दिए बोथ एंड से। अब देखो हेमिस्फेयर निकालने के बाद ये जो कुछ शेप होगी ऐसी सी बचेगी, है ना। आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हमने एक सिलेंडर में से क्या करा, एक ऊपर से हेमिस्फेयर निकाल दिया, एक नीचे से हेमिस्फेयर निकाल दिया, तो कुछ इस तरह की शेप बची होगी। और इस बची हुई शेप का हमने क्या करना है, एज शोन इन द फिगर, जो कि हमारा फिगर इन्होंने नहीं दे रखा था, मैंने बनाया, एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8, सिलेंडर की हाइट देखो पहले भी 5.8 ही रही होगी, है ना, और सिलेंडर की हाइट अब भी कितनी रही होगी, 5.8 ही रही होगी। क्लियर? ठीक है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, पहले भी इसका जो बेस का रेडियस था वो 2.1 ही रहा होगा, और अभी भी इसका जो बेस रेडियस है वो कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखो अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, वो इस वाले फिगर का टीएसए निकाले आता है, बट हमें इसका तो चाहिए ही नहीं, हमें इसका चाहिए। और अगर गलती से मतलब अच्छा मतलब समझदारी से अगर इसका टीएसए निकाल देते हैं तो वो एक गलती कर देते हैं, जो कि भी बताऊंगा। देखो हमें इस फिगर का टीएसए निकालना है। जब भी आप लोगों से ऐसी बात करें ना, टीएसए निकालना, आप लोग इमेजिन करो कि आपके सामने फिगर है, मुझे फिगर को पेंट करना है, जो भी मेरे को एरिया दे रखा है, मेरे पास कुछ ऐसा सर्कल ऐसा फिगर है, ऐसा करके, है ना, कुछ इस टाइप का फिगर है। अब मुझे इसे पेंट करना है, तो मैं चार दे ऐसे सर्क्यूस, इसका जो क्या है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सीएस से मैं क्या करूंगा, पेंट करूंगा। एक नीचे से स्कूप हुआ है ना ये अंदर से, तो अंदर मेरे को हेमिस्फीयर मिलेगा नीचे भी, और अंदर हेमिस्फीयर मिलेगा ऊपर भी, तो उसका भी सीएस से, दो हेमिस्फीयर का सीएस से चाहिए मेरे को, और एक सिलेंडर का सीएस से। तो क्या है इसका टीएसए ऑफ किसका, टीएसए ऑफ द आर्टिकल, टीएसए ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का जो टीएसए होगा वो कितना होगा, आर्टिकल का जो टीएसए होगा, टीएसए वो कितना होगा, आर्टिकल का टीएसए होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर का हमें सीएसए भी चाहिए होगा, टू हेमिस्फीयर, है ना, क्योंकि एक ऊपर हेमिस्फीयर एक नीचे। ठीक है जी। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो अगर किसी को इनके फॉर्मूलाज नहीं पता, देखो इसमें तो सारे नहीं करा पाऊंगा मैं, जितने भी इसके फॉर्मूलाज है, मैंने एक 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाई है पहले पहले मतलब काफी पुरानी वीडियो है, वो जाके देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सारे प्रॉपर ट्रिक वगैरह भी बताई हुई कि फॉर्मूला आप लोग कैसे याद कर सकते हो, 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लेना, ज्यादा देर की नहीं है। हाँ, तो सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो होता है 2πRH प्लस 2 ये वाला इनटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब देखो सर, इसमें आपने R2 दोनों के सेम लिए हैं, क्योंकि बच्चे इसमें एक ही तो रेडियस है, इसका भी रेडियस यही होगा, इसका भी यही होगा, बाद में जैसी मर्जी फिगर बचे उसका रेडियस इतना ही रहेगा, रेडियस नहीं चेंज हो रहा, उसने सिर्फ स्कूप आउट करा था ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो कैलकुलेशन ध्यान देना है हमें, कैलकुलेशन में प्रॉपर, है ना। देखो इसमें से 2π इसके पास भी है, 2π इसके पास भी है, इसके पास 2r है, इसके पास एक ही r है, तो क्या करते हैं हम 2πr कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पे बचा h और इधर एक ये वाला 2 बचा है और एक इधर से r बचा है। ठीक है, हाँ जी। अब वैल्यूज पुट करो, अब क्या कर दो इसमें, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू हमें जब तक कुछ ना बोले, पाई की वैल्यू में जब तक कुछ ना बोले तो हमने कितनी लेनी है, 22/7, 22/7 लेते हैं। ठीक है, इनटू 22/7, पाई की वैल्यू हमने कितनी ले ली, एक सेकेंड, पाई की वैल्यू हमने 22/7 ले ली, 22/7, आर कितना है हमारा 2.1 है, हाइट कितनी है हमारी 5.8 है, प्लस 2 इंटू 2.1, ये हमारी अब कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन ध्यान देंगे, देखो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले अब इसमें ये पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो। सर एक ही जीरो क्यों, क्योंकि ये तो आप लोग बचपन से सीख रखे होंगे ना कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं डेसिमल हटाओ, नीचे उतनी जीरो लगा दो, मतलब 10, 100 या 1000 जितने भी नंबर है वो नंबर के अकॉर्डिंग। अब हमारी जो इक्वेशन बनी है,
हमारी जो इक्वेशन बनी है कितनी बनी है, यहां कर देंगे, स्पेस बनाए, चलो यही स्पेस बनाते हैं। क्या हो गया, एक सेकेंड रुको जरा बेटा, आज सारे धोखा दे रहे हैं। ए हे, अरे यार ये तो आया ही नहीं है, अब वो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट हटा देंगे। हाँ, हेमिस्फीयर। तो हमने अब क्या करना है, इसी कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं इसी कैलकुलेशन। देखो जरा, तो 2 × 22/7 इंटू 21/10, ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में देखो दोनों का बेस सेम है, बाय 10 है, बाय 10 है, 2 की इधर मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 42, तो यहाँ पे आ रहा है 42 और प्लस 58 कर दो, कितना आएगा, 5 6 और 4 10, तो मतलब कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में कितना है, 10 है, 100 अपॉन में कितना है, 10 है। तो इनकी कैलकुलेशंस कर दो अब। देखो 7 3 जा 21, ये कैंसिल आउट हुआ, एक 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, और 2 इंटू कितना 66, मल्टीप्लाई कर दो 132, एंड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये है आप लोगों का आंसर, ठीक है जी, इजी पीजी, अच्छा लगा बहुत। अब देखो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एक गुलाब जामुन करके क्वेश्चन होता है, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में ही है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो शायद नेक्स्ट सेशन में आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा, जब भी मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, इसमें तो खैर नहीं है, बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। एक ही सेशन में सारे एक ही चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं डाल सकता, सो दैट ये वाला डालना है, बट मेरा मेन पर्पस था कि आप लोगों को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप लिटरली बस फिगर बनाए हो, एटलीस्ट फॉर्मूलाज जो भी आपको पता है उस फिगर से रिलेटेड वो पुट करोगे, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। एंड जिसने फॉर्मूला पुट कर दे फिर तो आंसर निकालना इजी है, अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करना, क्योंकि आपके पास बोर्ड्स के टाइम पे एग्जाम प्रेशर होगा, है ना, एग्जाम प्रेशर में अक्सर क्या होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, सो दैट वो ना हो, इसलिए इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है ना, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने शायद पहले भी जब तुम्हें शायद पॉलिनोमियल का चैप्टर करा रहा था, या लीनियर इक्वेशन का जब चैप्टर करा रहा था, उसमें कराया हुआ है मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आओ देखते हैं क्या क्या है, रुकना है कि नहीं रुकना, क्यों अभी बीच में रुके देते हैं हम थोड़ी देर बात करने के लिए। हाँ देखो जरा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर, देखो 2 डिजिट का नंबर, सबसे पहले इसे समझो, 2 डिजिट का नंबर, लेट सपोज एक्स और वाई है, एक्स और वाई हमारा क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, ये हमारी क्या है, इसे बोलते हैं वंस प्लेस, क्या बोलते हैं इसे, वंस प्लेस, और इसे हम बोलते हैं टेंस प्लेस, क्या बोलते हैं जी, टेंस प्लेस। चलो ये हमारी टेंस प्लेस है, और ये हमारी क्या है, वंस प्लेस है। अब ये क्या है, वंस प्लेस का मतलब क्या है सर, वंस प्लेस का जो मतलब है ना, वंस प्लेस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वंस प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है, और टेंस प्लेस में हमारा क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है। इतना आप लोगों को समझना है, ये बेसिक चीज है इस क्वेश्चन की, ठीक है। उसने बोला था सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का सम। अब गलती से भी ऐसा मत लिख देना भाई, कि क्या लिखोगे, गलती से भी अगर आप लोगों ने ऐसे लिख दिया ना कि एक्स, यार एक तो गलती से भी ऐसा मत लिखना, x प्लस वाई, ये नहीं बोला उसने, 2 डिजिट के नंबर का सम बोला, मतलब इस डिजिट के नंबर का सम, कैसे, इस डिजिट के नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 10x प्लस वाई, ये कह रहा हूं 2 डिजिट के नंबर का सम, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसे मैं yx कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, है ना, रिवर्सिंग द डिजिट। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर दो इसका ही रिवर्स, इसमें ऐड कर दो इसका ही रिवर्स, और ये क्या दे रहा है हमें, ये आंसर दे रहा है 66,
ये हमारी एक इक्वेशन बन गई ऐसी सी। थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, 10x प्लस एक्स। आगे को पढ़ेंगे भाई, हम लोग प्रॉपर वैल्यू सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन एंड देन आगे जाएंगे। मैथ्स में ऐसा ही करना होता है कि जो आप लाइन पढ़ रहे हो, जो आपको समझ आ रहा है, एटलीस्ट उतना तो लिखो, बाकी आगे देखेंगे जो भी हो रहा है। तो 10x प्लस एक्स कितना हो गया, 11x प्लस y प्लस 10y, 11y इक्वल्स टू 66। यहां से 11 कॉमन आया तो यहां पे बचा x प्लस y, जो कि किसके इक्वल आ गया, 66 के। तो यहां से कैंसिल आउट हुआ, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक इक्वेशन मिल गई हमें, क्या मिल गई है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना सॉल्व करने में हमें क्या मिला है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। इसे यहां पुट कर दो। ओके गाइस, मेरे प्यारे प्यारे गाइस, ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा सीधी लाइन बना दी थी मैंने, ओफो कुछ ज्यादा सीधी है ये भी, कोई बात नहीं, आप लोगों को आती तो है, क्या करोगे इसका, पढ़ दूं। अगर आज मेरे बोर्ड ने मेरे को धोखा दिया तो आपकी नजर में कमाल है, वैसे देखो नहीं। चलो आगे बढ़ो, ये आ गया, एक वैल्यू हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2। अब देखो, मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मेरे को ना दो डिजिट का हाँ दो डिजिट्स दे दी मैंने आपको, और मैंने बोला मेरे को ना उसका डिफरेंस 2 चाहिए। उसका डिफरेंस कितना चाहिए मेरे को, उस डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप मेरे से बोलोगे सर अगर मैं आपको दो डिजिट दे रहा हूँ 5 और 3, कितनी दे दी, 5 और 3। ये शायद दिख ना रहा हो यार, ये वाला कलर ना दिख रहा हो, नया ले लेते हैं, दूसरा कलर बना दूं क्यों, देखिएगा। हाँ, 2 डिजिट का नंबर, सॉरी हाँ 5 और 3 की बात कर रहा था। मैंने आपको 2 डिजिट दे दी, 5 और 3। अब मैंने आप लोगों से बोला मेरे को ना इनमें से माइनस करेंगे, मेरे को 2 चाहिए। मेरे को नहीं पता, आप लोग जो मर्जी करो, बस मेरे को आंसर 2 चाहिए। तो एक प्यारा सा बच्चा आया, नटखट सा बालक, ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला, इसी हाथ में बंदूक है, पिचकारी, ठीक है। एक बालक आया, इसने बोला कि सर एक काम करो 5 माइनस 3 कर दो, 2 आ गया, ठीक है। अब एक और बालक आया जो कि मेरे जैसा सा स्मार्ट था, मेरे जैसा स्मार्ट सा बालक, ज्यादा स्मार्ट तो नहीं लग रहा, हाँ ये देख रहे हो, एक और बालक आया मेरे जैसे स्मार्ट सा। इसने क्या बोला, इसने बोला सर आप मॉड लगा दो, 3 माइनस 5 कर दो। सर फिर भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 5 माइनस 3 करके भी कितना आंसर आया है, 5 माइनस 3 करके भी आंसर 2 आ रहा है, और 3 माइनस 5 करके भी 2 आ रहा है। ये कैसे हो गया, यही तो काम है। तो उसने हमें से क्या बोला था, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कि दो डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। हमें थोड़ी ना पता उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, मेरे को नहीं पता कि इसमें x बड़ा है या y बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई या y माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। समझ आया, यस सर समझ आया, बिल्कुल आया। देखो जरा, इसने क्या बोला, मॉड ऑफ x माइनस वाई जो है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे सर हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई भी 2 के इक्वल है, और y माइनस एक्स भी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहां से हमने आंसर आगे बढ़ाना है। एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक इक्वेशन है हमारे पास क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। एक बार ये वाली इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहां से वैल्यू निकालो जरा, y से y कटा, x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे प्लस करोगे कितना आएगा, 6 2 8। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू 4 आई तो 4 डाल दो किसी भी इक्वेशन में। 4 किस इक्वेशन में डाले, 4 डाल दे इस इक्वेशन में। एक काम करते हैं, इसी में डालते हैं ना हम कि x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल था, 6 के इक्वल था। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई, तो y इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। एक बार करने से तो ये आई, जब हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 वाली इक्वेशन डाली तो y 2 आ रहा है और x 4 आ रहा है, ठीक है सर। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो कि सेम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के साथ ये केस सेकंड ले लो, इसे नाम दे दो फर्स्ट केस और इसे नाम दे दो सेकंड केस। तो सेकंड केस ले लो जो कि क्या है, ये है माइनस का x और प्लस का y। तो इसे ऐसे लिख दो, माइनस का x
प्लस का वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, वाई प्लस वाई कितना हुआ, वाई प्लस वाई कितना हुआ हमारा, वाई प्लस वाई हो गया हमारा 2y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। तो यहां से कैंसिल आउट करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू सर आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई, इस वाले इक्वेशन में डाल दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। तो उसने बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स होंगे। एक बार देखो, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे सिर्फ वैल्यूज आई है भाई, कि अगर मैं एक बार x की वैल्यू 4 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 होगी। अब इन वैल्यूज का आप इस्तेमाल करो हमारी इस वाली इक्वेशन में। कैसे सर, कैसे इस्तेमाल करेंगे इस वाले इक्वेशन में, अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करोगे। पहले एक काम करो, इसे थोड़ी सी जगह दो, जगह दो इसे थोड़ी सी, छोटा कर दें इसे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ओफ, हमारा ये खराब हो गया। देखो जरा, इसे हटा ही देते हैं। चलो, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज का यूज करना है। मैं यहां पे डाल रहा हूं केस 1। पहले केस 1 के लिए, केस 1 में मेरी x की वैल्यू कितनी आई है, केस 1 में मेरी x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो कुछ ऐसी सी है। हमारी इक्वेशन कैसी सी है, x इंटू वाई, मतलब इसे बोल दो कि तुम लोग 10x और y टाइप की इक्वेशन है। तो इसमें कितना डाला, 10 इंटू कितना 4, और प्लस में क्या कर देंगे, 10 इंटू 4 प्लस में क्या कर देंगे भाई, 10 इंटू 4 प्लस में कितना है, y की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 40 और प्लस 2 तो 42। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 42। अब इसमें दूसरे केस की वैल्यू डाल दो, केस 2 की वैल्यू डाल दो। किसकी वैल्यू डालेंगे, केस 2 की वैल्यू डालेंगे, केस 2 की वैल्यू डालेंगे, जिसमें कितना है, इसमें भी वही 10x प्लस वाई वाला केस है, जिसमें कितना है, x की वैल्यू कितनी है जी, x की वैल्यू 2 है जी, तो 10 इंटू 20 प्लस 4 24। तो ये है हमारे दो आंसर, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके गाइस, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, और आप लोगों को आना चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है किसका, आईफोन का। और आईफोन कौन सा वाला, ऑरेंज वाला। तो हमारा है एक चिंटू मैनेजर, एक चिंटू मैनेजर आप लोग नहीं जानते ना, कैमरे के पीछे होता है वो, कि यहां तो मैं हूं, कैमरे के बैक साइड में क्या होता है, चिंटू मैनेजर है हमारा। ठीक है, तो चिंटू मैनेजर से मैंने बोला कि भाई मेरे को एक चाहिए आईफोन जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, 17 प्रो ऑरेंज कलर का। तो उसने बोला भैया ठीक है लेके आता हूं मैं आपके लिए आईफोन 17 प्रो, क्या दिक्कत है इसमें। तो मैंने बोला लेके आ, बोला फिर बाद में वहां पे जाके कॉल करके बोलता कि भैया उसमें ना 19-20 का फर्क है, ले आऊं। मैंने बोला चल क्या ही 19-20 का फर्क होगा, या तो ओपन बॉक्स ले आएगा, सेकंड हैंड ले आएगा, या हद से हद कलर चेंज करके ले आएगा। मैंने बोला तू लेके आ जा 19-20 का फर्क। तो पता हो मेरे लिए क्या लेके आया, वो मेरे लिए ये लेके आया था, भैया ऑरेंज कलर का है, 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, आप लोगों को लग रहा है 19 लाख का फर्क है इसमें, है ना। ये 19-20 का फर्क लग रहा था उसको, और उसने मेरे को ये लाके चेप दी। बताओ, मैंने आईफोन 17 प्रो मांगा, उसने मेरे को ये 19-20 का फर्क लाके चेप दिया। चिंटू मैनेजर की सैलरी काटनी पड़ेगी हम लोगों को, चिंटू मैनेजर बहुत गद्दारी करता है। चलो आगे बढ़े अब, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, प्रूफ दैट वाला। फिर से किसमें से, एपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, एपी का। आ जाओ, एपी का क्वेश्चन। इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, if Sn denotes the first, if Sn denotes the sum of n terms of an AP, then prove that S12 is equals to this and जो भी है। उसने बोला Sn किसके इक्वल होता है सर, ये होता है, ये इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चलो भाई, उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला सबकी वैल्यूज निकाल लो पहले। तो S12 बोला उसने, S12 कितना हो जाएगा 12/2 2a प्लस
12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 12/2 होगा ना। हाँ तो ये काटोगे तो कितना आएगा 6 2a प्लस 11d। ये हमारे S12 की वैल्यू आ गई। इसे नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमें निकालना है S8 और S4 देखते हैं। S8 और S4 देखते हैं। S8 S8 होगा हमारा कितना, डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा, 8/2 मतलब 4। ठीक है, 8/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 मतलब 7 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करा, आप लोगों को आता है इतना तो। अब S8 माइनस S4 मतलब 4/2 विच इज 2 हो जाएगा, 2a प्लस 3d हो जाएगा क्योंकि 4-1 होगा। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। S8 प्लस S4 को हमें ऐड करना है। इन्हें फिर एक काम करते थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8a आ रहा है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करी 8a प्लस 7 4 जा 28d आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 4 जा 28d आ रहा है। ठीक है, इधर देखो जरा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4a आ रहा है प्लस 2 3 जा 6d आ रहा है। इन दोनों को ऐड करना है हमें। कितना ऐड करना है कि सर 8a प्लस 28d प्लस 4a प्लस 6d। 8a प्लस 4a कितना हो जाएगा 12a प्लस 28 प्लस 6 कितना होता है जी 34। मैंने गलत बोला क्या कुछ, 34d यही होता है ना। अच्छा मैंने इधर कुछ गलत किया है, नहीं कुछ गलत नहीं किया है। 8a प्लस 4a 8 4 12 28 और 4 कितना हो गया 34 हो गया, बिल्कुल सही हुआ है। अब इसमें क्या करना है, अच्छा यार अरे माइनस करना था, नालायक को बता भी नहीं रहे। यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था। तो एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते, ये हमारा S8 है, माइनस कर दो कितना S4 जो कि कितना है 4a प्लस 60। कोई बात नहीं, हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, हम भी बच्चे ही हैं। 8a प्लस 28d माइनस 4a और माइनस 60 किसके इक्वल आएगा, 8a में से 4a गया तो कितना आएगा 4a आएगा। ठीक है जी, 28d में से 60 गया तो कितना आएगा 22d आएगा। डी आ रहा है, अब तो सही करा है मैंने, है ना। S8 4 2 8 हो गया हमारा और 7 4 28 हो गया। ठीक है बिल्कुल, ये हो गया S4 हो गया। S8 माइनस S4 इंटू 3, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या कर दो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू S8 माइनस S4 करा मैंने, एक बार मैंने करा तो कितना है 3 4 12a माइनस है 12a माइनस कितना आ रहा है 66d। ये तो हमारा अच्छा ओफो 66d ये आ रहा है हमारा। एक सेकेंड रुको, मैंने 28 ये यहाँ पे प्लस का है भैया, ये क्या है प्लस का है, तो ये आ रहा है। ठीक है जी, हमारा जो ये पूरा करके ये आया है सॉल्विंग करके। ठीक है, 3 इंटू S8 माइनस S4 कितना आ रहा है 12a प्लस 66। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से मैच ही नहीं कर रहा, आपने तो गलत किया है, क्वेश्चन ही गलत है आपका, आपको कैलकुलेशन नहीं आती। तो भैया देखो, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे 6 2 जा 12a प्लस 66t, 12a प्लस 66t। ओके ओके, करो फिर इसे थोड़ा सा, इसे एक काम करते हैं हल्का सा इसे ऊपर खिसका दो, इक्वेशन वन यही बना देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा S12 जो है, S12 जो है कितना हो गया 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d। ओके गाइस मेरे, जिस 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 1 जिस 2 and hence equation 1 is equals to
इक्वेशन 2, तो हमारा इक्वेशन 1 जो है किसकी इक्वल आया, 12a। इक्वेशन 1 जो आया हमारा 12 आई थी ना, इक्वेशन 1 कितना है 12a प्लस 66d इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कितनी आई है 12a प्लस 66d। RHS किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। ओके गाइस, प्रूव हो गया। समझ आया, मजा आया, एक बार देख लो दोबारा से। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ना भाई साइड बाय साइड, क्योंकि अगर सिर्फ मैं ही क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, मैंने सेशन के शुरू में भी बोला था मैं क्वेश्चन कराता जाऊं कोई फायदा नहीं जब तक तुम लोग नहीं करोगे। तो तुम लोगों को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा तुम लोगों को। कर लो फिर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करें। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन तो होते ही नहीं है सर, मूव ऑन तो होते ही नहीं है ना। हम लोग पता नहीं कितनी x की वैल्यू फाइंड आउट करने लग जाते हैं। मैथ्स में देखो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, बट रियल लाइफ में x की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकती, तो वो इररिप्लेसेबल होता है ना। रियल लाइफ में क्या होता है, x जो है इररिप्लेसेबल होता है, x की वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती। तो क्या आप लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए, x मस्ट बी माई प्रेजेंट, x मस्ट बी माई प्रेजेंट, मस्ट बी माई प्रेजेंट। बेटा x जो है ना ये अनडिफाइनेबल चीज है, कभी भी ट्राई करना कि x जैसी कोई चीज ही ना हो, ये हमेशा क्या हो, मस्ट बी माई प्रेजेंट हो। तो x कभी नहीं बननी चाहिए, x को प्रेजेंट रखना है, बहुत आगे तक जाओगे। ये देख फिर से ऐसी बातें करता हूं तो बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है तुम्हारा। मैथ से ज्यादा तुम चाहते हो कि मैं ऐसी बातें करूं, है ना। मैथ्स क्या है सर, मैथ्स तो कर ही लेंगे, आप लोग ऐसी बातें करो बस, है ना। दिस गाइस, आओ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। मूव ऑन नहीं हो रहा सर, मूव ऑन ही तो नहीं होता, कोई बात नहीं, रियल लाइफ में मूव ऑन नहीं हो रहा, मैथ्स के क्वेश्चंस में मूव ऑन कर लो, कुछ तो फायदा मिलेगा। इफ इन अ राइट ट्रायंगल तो है ही नहीं, इफ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड ईच बाय 2 यूनिट्स। अब क्या कह रही है ये लाइन, ऐसे क्वेश्चंस में भर भर के हैं यहाँ पे लोगों के लिए। देखो तीन मतलब लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन मान लो, तो 3 क्वेश्चंस आ गए, ऐसे 2 हमने पहले कर लेते, एक ये तीसरा क्वेश्चन है। इफ इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में द लेंथ इज इंक्रीज्ड, लेंथ बढ़ रही है, एंड ब्रेथ रिड्यूस मतलब डिक्रीज, रिड्यूस मतलब घटना है, डिक्रीज बोल लो, एंड ब्रेथ डिक्रीज ईच बाय 2 यूनिट्स, दोनों की दोनों चीज क्या हो रही है, 2 यूनिट्स हो रहा है। मतलब जो उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट से बढ़ रही है, इसकी जो ब्रेथ है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28। तो एक काम करें भाई, देखो ये डायरेक्ट एक्चुअल में बताता हूँ ये कह रहा है, उसने बोला कि भाई उसकी जो लेंथ है वो 2 से बढ़ रही है, ब्रेथ जो है 2 से घट रही है, उसका जो एरिया आएगा, उसका जो एरिया होता है वो 28 से घट रहा है। एक इक्वेशन हो गई आपके खत्म। ये बोल रहा है कि लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड ईच बाय 2 यूनिट्स, लेंथ 2 यूनिट से बढ़ रही है, ब्रेथ 2 यूनिट से घट रही है, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 यूनिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर ले पहले, इसे सॉल्व कर लो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाद में। L इंटू बी कितना हो गया, LB, L इंटू -2 -2L प्लस 2 इंटू बी 2B हो गया। यार एक तो पता नहीं आज मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बोलूं, बस कुछ कर, हाँ चलो हो गया। 2 इंटू बी कितना हो गया 2B, माइनस का 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस का 4 होगा, हाँ जी सर, प्लस 2 इंटू -2 कितना हो गया 4, इक्वल्स टू LB -28। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, LB से LB कैंसिल आउट, माइनस का एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसे लिख दो तुम लोग 2B -12। सर इससे क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बस माइनस तुम पहले देखते हो तुम घबरा जाते हो, तो घबराहट ना हो इसलिए। माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 24, है ना भाई, माइनस का 28 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 24 हो जाएगा। आओ इसमें से 2 कॉमन निकाल लो भाई, तो B माइनस L जो है इक्वल आ रहा है -24 के,
तो यहां से काटोगे तो एल माइन ओ बी माइनस एल की जो वैल्यू है, बी माइनस एल की जो वैल्यू है कितनी आ रही है, -12 आ रही है। बी माइनस एल की वैल्यू -12 आ रही है। इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, एल माइनस बी कर दूंगा तो 12 हो जाएगी, है ना। एल माइनस बी कर दूंगा तो, लेकिन छोड़ो यार क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर लेंगे हम, सर हमें सब आता है। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, सर कलर अच्छा नहीं है, कलर चेंज करो। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, दूसरे इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, आओ जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इफ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट। अब दूसरी चीज हो रही है भाई, अब क्या हो रहा है कि जो इसकी लेंथ है ना वो डिक्रीज हो रही है 1 यूनिट से, और जो इसकी ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है 2 यूनिट से। उसकी लेंथ 1 यूनिट से डिक्रीज हो रही है, ब्रेथ 2 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। द एरिया इंक्रीजेस बाय 33 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो इसका एरिया होगा ना वो कितना हो गया, वो इंक्रीज हो गया 33 यूनिट से। उसका जो एरिया है वो क्या हो गया, 33 यूनिट से इंक्रीज हो गया, 33 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो स्क्वायर में ही होता है, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, करो फिर से सॉल्व। एल इंटू बी, एल बी, एल इंटू 2 प्लस 2L, -1 इंटू बी माइनस बी, -1 इंटू प्लस 2 -2 इक्वल्स टू एल बी प्लस 33। ये देखो जरा, एल बी से एल बी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और 2L बचा है हमारे पास, माइनस का बी बचा है हमारे पास, इक्वल्स टू माइनस का 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा जी, प्लस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, और ये हमारी क्या बन गई है, नेक्स्ट इक्वेशन। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अरे वाह, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक हमारी इक्वेशन है b, एक हमारी इक्वेशन है कितनी, b माइनस एल इक्वल्स टू -12। एक इक्वेशन हो गई, देखो माइनस का b है और प्लस का 2L है, इक्वल्स टू किसके 35 है। इन दोनों को एज इट इज सॉल्व कर दो। देखो माइनस बी प्लस ओ, प्लस बी माइनस बी, हैप्पी बर्थडे हो गया इनका। प्लस का 2 माइनस का, प्लस का 2L माइनस का L, तो क्या हो गया, प्लस का L हो गया। 35 माइनस 12 कर दो, 35 माइनस 12 कर दो, कितना आएगा 20 हो, कितना आएगा 23 आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ रही है। L कितना आ रहा है 23 सेंटीमीटर, ठीक आ रहा है ना जी। हाँ जी सर ठीक आ रहा है बिल्कुल, ओके। L की वैल्यू 23 आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकाल दो फिर। तो B माइनस एल इज इक्वल टू -12 था, L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 23। तो ये माइनस का 12 रहेगा, तो मेरे जो B की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 23 माइनस 12। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 11, B की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है कुछ, अच्छा स्क्वायर यूनिट्स बोल रहा है ना, सेंटीमीटर मत लेना भाई, यूनिट लगाना। हाँ कितनी आ गई, ये आ रही है तुम्हारी 11 यूनिट, 11 और यहाँ पे है इतनी यूनिट्स। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो कर दो भाई, अब L भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, 23 इंटू 11, 11 3 से 33 का 3 3 कैरी, 11 2 22 और प्लस 3 कितना होता है 22 प्लस 3 253 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। ओके गाइस, मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं हमारे। ये देखो अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे थे, फिर बोर्ड को बड़ी दिक्कत आ गई। ये लो चलो ठीक है, 253 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट ऑन पे मूव ऑन करें, नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। सर बार बार मूव ऑन मत बोलो, पर्सनल हो जाता है। आई ओके, अब मैं समझ गया मैं, आ जाओ आगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, मतलब 2 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। मैं बेसिक तरीका दूंगा आपको, ज्यादा डीप नहीं लेके जाना मैंने इसमें। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है जो कि कितना है 1.5 मीटर का है, बता भैया 1.5 मीटर के बच्चे होते सर, हमने तो आज तक सिर्फ ऐसे ही देखा है
क्या देखा है? हमने तो आज तक देखा है कि कितने, तेरी हाइट कितनी है, ऐसे बोलते हैं 5'6", 5'9", ऐसे फुट के देखे हैं। ये 1.5 मीटर है। टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प। एक लैंप के बेस से दूर जा रहा है, एक लैंप है उसके बेस से दूर जा रहा है। लेट सपोज एक ना लैंप है यहाँ पे, यहाँ पे एक हमारा क्या है, लैंप। ये है हमारा क्या, लैंप। तो लैंप का जो बेस है उससे दूर जा रहा है बच्चा। कहां जा रहा है? लैंप के बेस से दूर जा रहा है। उसने बोला लैंप पास्ट पोस्ट, लैंप पोस्ट है विच इज 12 मीटर हाई। इसकी हाइट दे रखी है तुम लोगों को 12 मीटर, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 2.5, 2.5 की स्पीड से। इसमें कुछ डिस्टेंस नहीं दे रखा कि 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ये लैंप के पोस्ट से वापस जा रहा है। तो इसे एक काम करें, थोड़ा सा यहां ना रख दे इसे। लेट सपोज यहाँ है, अभी यहां से जाएगा आगे, तो कितनी स्पीड से जा रहा है? 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शेडो। उसकी शेडो की लेंथ बतानी है हमने आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। देखो इस स्पीड से जा रहा है और टाइम दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, और हमने शेडो निकालनी है। शेडो का कुछ डिस्टेंस होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, शेडो मेरी जमीन पे बनेगी। जमीन पे कितनी बड़ी शेडो बननी है, कुछ डिस्टेंस होगा। तो वो जो डिस्टेंस है वही तो निकालना है हमें, लेकिन वो तो बाद में निकलेगा। पहले एक काम करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है इस बच्ची की, 2.5 की स्पीड है। टाइम कितना है, 3 सेकेंड का टाइम लेता है। 7.5 मीटर का डिस्टेंस आ गया हमारा। तो मतलब जितना उसने चला, ये उसका चलने का डिस्टेंस है। इतनी स्पीड से अगर वो 3 सेकंड तक चलेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो चलेगा और 3 सेकंड तक अगर वो चलेगा, कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 7.5 मीटर। तो वो जो बच्चा है, वो जो बालक है हमारा, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना, 1.5 मीटर का जो बालक है, वो कितना चला हमारा बच्चा, 1.5 मीटर का कितना चला है, 7.5 मीटर चला है। ठीक है सर, 7.5 मीटर चल गया। तो चलो लेट सपोज हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो यहां से 7.5 मीटर यहां पे आ चुका है। अब इसकी शेडो बतानी है हमें। इस हमारे प्यारे से नन्हे से बच्चे की क्या बतानी है, इसकी शेडो बता दो। जमीन पर इसकी कितनी शेडो बनेगी। एक काम करें, एक देखो क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा होगा कि उसमें क्या करते हैं। ये है हाइट ऑफ लैम्प, हाइट ऑफ लैम्प पूरा लिखूं, हाइट ऑफ लैम्प डिवाइडेड बाय रेशियो लेते हैं ना भाई। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि मतलब तुम्हारे जो भी ट्राइंगल है, तुम्हारा लेट सपोज ये ट्राइंगल है ना, इसका क्या कर दो तुम लोग, इसकी हाइट का, एक ट्राइंगल नहीं दो ट्राइंगल ही लेते हो, चलो लेट सपोज दो ट्राइंगल हैं, इनकी जो हाइट्स का रेशियो है, ये h1 है h2 है, तो h1 बाय h2 किसके इक्वल होगा, ये इनके बेस के इक्वल होगा। तो b1 बाय b2 ये क्या होता है, इनके बेस के इक्वल होता है। ठीक है जी। और इसका हमें किसका बेस पता है, हमें तो सर इतना पता है कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 7.5 किया है। बट इस 7.5 में से लेट सपोज कुछ उसकी क्या होगी, कुछ उसकी क्या होगी, शेडो होगी। मैंने बोला कि 7.5 में से ना उसकी ये x इतनी मीटर, x मीटर उसकी क्या है, शेडो है। x मीटर क्या है उसकी, शेडो। तो ये x का डिस्टेंस निकालना है। तो हाइट ऑफ लैम्प और हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय किसके इक्वल होगा, हमारी शेडो जो कि x है, हमारी शेडो कितनी है, हमारी x है, अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना है, 7.5 में से x माइनस कर दूं ना, कुछ गलती तो नहीं करेंगे हम। 7.5 मैंने 75 क्यों लिख दिया है, 7.5 माइनस x। तो ये बना है आप लोगों की इक्वेशन, इस टाइप की बनी है कुछ। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ लैम्प कितनी है 12, अपॉन में कितना है 1.5, इक्वल्स टू कितना है x, अपॉन में 7.5 माइनस x। ओके गाइस। तो ये क्या करना है, यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, ऊपर आ गई जीरो। 15 के में 120 आता है, 15 8 से कितना होता है भाई, 8 5 40 का 0 4, हाँ भाई कट रहा है, कट रहा है। 15 8 से कितना होता है 120, इक्वल्स टू x अपॉन में 7.5 माइनस x। करो इसे जरा कैलकुलेट, ये आ रहा है हमारा 8, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7.5
माइनस एक्स और इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा, 8 5 जा 45, 8 5 जा कितना होता है यार, एक तो ये हमारा बोर्ड आज, 8 5 जा, सो भाई देखो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, 8 5 जा 40 होता है, गवारो नहीं, मैं गवारू, 8 5 जा 40 का 0 4, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56 का 0, तो ये हमारा 60 आ रहा है आंसर, 60 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट हटा दो, चलो छोड़ो यार, माइनस एक्स और इधर कितना है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत आ रहा है, ये आंसर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे मैंने कुछ गलती करी क्या, मीटर है, सब कुछ मीटर पर सेकंड वगैरह में चल रहा है, नहीं यार ये आंसर ये नहीं है, आंसर इसका ये नहीं आना चाहिए। द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड, कुछ गलती हो रही है भाई हमारी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है हमारी कुछ गलती हो रही है। हाइट ऑफ अ लैंप हमारी x आ गई, ये मैंने उल्टा तो नहीं पुट कर दिया, अगर ये होता 8x, एक सेकेंड रुकना जरा, अगर ये हमारा ऐसा होता कुछ x और इक्वल्स टू में 7.5, अरे ये करना था हमने, ये गलती हो गई, चलो आज देखो जरा, यही गलती हुई है, ये हमने उल्टा पुट कर दिया है, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देते हैं भी सही, बाकी सब सही था। देखो जरा इधर हमारी मिस्टेक पता है कहाँ हुई है, ये उल्टा पुट होना था, ये हाइट ऑफ बॉय ऊपर आना था, क्योंकि उसकी जो शेडो है ये है ना ऊपर, और नीचे आना था ये डिस्टेंस, जो कि किसका है, देखो ध्यान से मैं दोबारा समझाता हूँ, ये हमारा था हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ जैसे h1 है, h1 है तो उसी का बेस आना था ना, तो ये हमारा क्या है भाई, ये लैंप है ना, ये हमारा लैंप है, तो लैंप का बेस ऊपर आएगा ना, और ये हमारे हाइट ऑफ बॉय है, और हाइट ऑफ बॉय है तो उसकी जो भी शेडो है वो नीचे आएगी, तो बस ये था फर्क। तो हम एक काम कर देते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, जस्ट इतना ऐसे कर दो इसे, 7.5 माइनस एक्स इधर रख दो और ये यहाँ पे एक्स रख दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। कितना आया था, 120 बाई कितना था, 120 बाई 15 था, 120 बाई 15 था, इक्वल्स टू हमारा कितना है 7.5 माइनस एक्स आया और बाय एक्स था, तो कैलकुलेशन करोगे 8 इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस एक्स हो जाएगा और बाय एक्स है, तो कितना हो गया 8x इक्वल्स टू 7.5 माइनस एक्स, तो 8x में माइनस होगा x, 8x माइनस एक्स कितना आएगा, ओ सॉरी यहाँ प्लस x है ना, ये तो ये भी गलती है बच्चों, ये ध्यान रखना, है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, 7.5 क्या है, उसका डिस्टेंस है, किसका, ये तो हमारा 7.5 तो जस्ट इस जितने जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब इतनी स्पीड से और इतने टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 7.5 है, उसमें तो शेडो प्लस करूंगा ना भाई, मैं माइनस थोड़ी ना करूंगा, उसमें शेडो क्या होगी, शेडो उसमें प्लस होगी, ठीक है, तो प्लस का एक्स इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, तो 7x आ गया किसके इक्वल 7.5 के, एंड यहां से वैल्यू निकाल दो आप लोग 7.5 अपॉन में 7। अब देखो इस टाइम पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, एक काम करो यहां से ये हटाओ, यहाँ पे लगा दो, और 7 बन जा कितना हो जाएगा, 7 बन जा 7, फिर कटेगा नहीं तो 0.7, 7 जा 49, है ना, कुछ ऐसा होगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग 1.07, ये जो भी अप्रोक्स में आंसर आ रहा है ना, अप्रोक्स में आ रहा है तो 1.04 है, 1.07 कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा, बट ये आप लोगों का आंसर करेक्ट है। ओके गाइस, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी बट वो हमने सुधार दी अभी के अभी, यही होता है यार लाइफ में भी, यही होना चाहिए, पता है जब गलती हो तभी सुधार लो, क्योंकि जब देर ज्यादा हो जाती है ना तो गलती आप लोगों पे बहुत भारी पड़ जाती है, तो गलती जब हो उसी टाइम सुधार लेनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा मिलता है, पछताना पड़ता है, जैसे हमें सिर्फ मार्क्स वगैरह, और देखो हमारी गलती, हम तो गलती भी नहीं बोलेंगे, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड ने बहुत ज्यादा लोड झेल लिया है, अब देखो हमारा बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द रेशियो, यार एक सेकेंड रुकना जरा, एक बार इसे पहले एज इट इज सेव हो जाए, बस सेव होने दो, फिर उसके बाद से बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम से चल रहा है यार ये। ओके
ओके गाइस, सो गाइस हमारा बोर्ड फिर से काम करने लगा है। अब ये बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी हमारे चिंटू मैनेजर जिन्हें कुछ हाथापाई करी इसके साथ, तो और ये ठीक हो चुका है। अच्छा बट हाँ मैं बोल रहा था कि गलती ध्यान रखना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे से हल्की सी गलती हुई थी, मैंने सुधार ली। बाकी रियल लाइफ में तो जो हम गलती करते हैं वो टाइम से सुधार ही नहीं गई, आज तक अफसोस कर रहे हैं। चलो अच्छा, उस गलती से एक मेरे को शायरी याद आ गई, सुनाऊं? ज्यादा रिलेटेबल मत कर देना कि तुम लोग सर बहुत ज्यादा रिलेटेबल कर रहे हो, आप तो खुद से, मेरे से नहीं है ऐसी, बस सुना रहा हूं, मेरे को याद आ गई। क्या थी वो शायरी? वो शायरी कुछ ऐसी थी कि तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से फिर जीत गया, देख तेरे बगैर एक महीना और बीत गया। देख रहे हो? और ये ना अब ना कि कमेंट बॉक्स में कभी ऐसा बोल दो कि सर आप तो अपने बारे में बता रहे हो, मेरे बारे में कुछ नहीं भाई, जस्ट मैं बता रहा हूँ। मतलब एक शायरी मेरे को याद आ गई थी, तो रिलेटेबल नहीं है। आ जाओ वापिस पढ़ाई पे आओ, तुम लोग इधर मत ध्यान दो, पढ़ाई पे आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई पे आओ आओ आओ, पढ़ाई कर लो। हाँ क्या था भाई इसमें, देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, किसका है देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points 5:3, sorry 5,3 and -1,6 is divided by this axis। अब एक हमारी लाइन है, लाइन सेगमेंट, वाओ, एक हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट ने बोला कि भैया जी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 5,3 वाला, और एक यहाँ पे पॉइंट है भैया जी कितना, -1,6 वाला। ओके जी, एंड ये डिवाइडेड है, एंड ये डिवाइडेड है किससे, m/n से। नहीं m/n नहीं करते हम, एक काम करते हैं m1 m2 लेते हैं, मेरे को उससे ज्यादा अच्छा आता है, मतलब ज्यादा समझ में आता है, ऐसा बोल लो। देखो अब जरा ये इसका फॉर्मूला बता देता हूं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि भैया जी जब तुम लोगों को इस टाइप के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं, यहाँ पे क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो तुम लोग एक काम करा करो कि लेट सपोज ये तुम्हारा x1 और ये y1 हो गया, और इसे मान लो तुम लोग x2 और y2, और मेरे फॉर्मूले का यूज कर लो, मतलब सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर लो, जो कि कहता है m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस तुम इतना कर लो, और मैं तुम्हें किसकी वैल्यू दे दूंगा, मैं तुम्हें इस वाले x की वैल्यू दे दूंगा। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि भैया एक काम और कर लो, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इतना भी कर लो, इतना काम कर लो। इतना काम करोगे तो मैं तुम्हें इस वाले y की वैल्यू भी दे दूंगा। चलो भैया बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, इतनी वैल्यूज दे रहे हो तुम लोग तो, ठीक है। बट अब हमें एक चीज और करनी है, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि भैया जी ओ तुषार भैया जी, हाँ इसमें बोल रहा है कि वो इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ये जो पूरी लाइन है ना बच्चे, ये सिर्फ वाई एक्सिस से डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है, वाई एक्सिस से। इसमें एक्स का कोई रोल ही नहीं है, एक्स का क्या नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो मतलब ये जो हमारे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,y। कैसे होंगे वो, 0,y वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, अगर ये डिवाइडेड नहीं है तो हमारे पास तो यहीं से वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो m1 और m2 की वैल्यू निकालना। देखो कितना इजी हो गया अब हमारे लिए। ये क्या है, ये मेरा पूरा ये वाला जो पार्ट है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो वैल्यू डालो इसमें, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमें नहीं पता। x2 कितना है, m1 x2 जो कि है -1, प्लस m2 की वैल्यू हमें नहीं पता, x1 कितना है, वो है 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और किसके इक्वल है बच्चे, 0 के इक्वल है। ये पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे बचा माइनस का m1 प्लस 5m2 इक्वल्स टू कितना, 0। माइनस का m1, क्योंकि देखो m1 प्लस m2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 ही बन जाएगा। माइनस का m1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का m1 हो जाएगा। माइनस का 5m2 और इधर बचा m1। ठीक है गाइस, तो m1 बाय m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू m2, सॉरी m1 अपॉन में m2। तो ये हो गया हमारा 5:1 का रेशियो। तो m1:m2, ये हमारा रेशियो होगा 5:1।
ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना? ओफो, काफी इजी सा क्वेश्चन था ये वाला तो। चलो, हो गया क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक सेक्शन फॉर्मूला लगा, एक इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों को इसमें जब नहीं लगा तो बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जब भी सेशन लगाऊंगा उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का अच्छा सा क्वेश्चन ले आऊंगा। बाकी सेक्शन फॉर्मूला पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी ये देख लो। चलो नेक्स्ट। अरे भैया भैया भैया, फेवरेट क्वेश्चन है बहुत। मैं पता नहीं क्या बोर्ड्स को इस क्वेश्चन से इतना प्यार है, इतना प्यार है, हर बार सेम क्वेश्चन ले आता है, हर बार। मैंने ना जाने कितने स्कूल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, हर में मिलता है। तो ऐसे तो स्टार स्टार लगा लो इस पे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि हमें प्रूव करना है कि एक जो पैरेललोग्राम होता है, जो कि मतलब एक सर्कल है, एक पहले तो हमारा सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्या? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है हमारे पास पैरेललोग्राम। हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं बन गया पैरेललोग्राम? हम्म। चलो देखते हैं इसे उठा के। पैरेललोग्राम ही अच्छे नहीं बना भाई हमारा तो। चिंटू मैनेजर, हमारा पैरेललोग्राम अच्छा नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, चलो काम चलाना। अरे इसे हटाओ, हटाओ तुम लोग इसे, हम अपने आप बना लेंगे इसे। हाँ, क्या बनाएंगे इसमें? पैरेललोग्राम। अच्छा ऐसे बना दूं? पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, लो कुछ ऐसा था। अब ये मत बोलना कि भैया तो सर पैरेललोग्राम ही नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा तो लगाओ इसे। ये लो भैया, कि हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या नाम डाल दो, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे कुछ सर्कल को जो टच कर रहे हैं, और हमारा एबीसीडी का पैरेललोग्राम। अब लिखेंगे कैसे, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें लैंग्वेज है क्योंकि प्रूफ दैट वाला है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तुम लोग पूरा है पैरेललोग्राम लिखना, मतलब पूरी स्पेलिंग लिखना है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है मतलब क्या है, तो एबी किसके इक्वल होगा, सीडी के। अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, एबीसीडी के इक्वल है। और एडी किसके इक्वल होगा, एडी इक्वल होगा बीसी के। एडी इक्वल्स टू बीसी। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, इतना कर लिया, इतना हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का बता दो, तो आ जाओ। उसके बाद देखो जरा, इतना कर लिया। इतना करने के बाद देखो, ये ना हमारा एक क्या है, डी पॉइंट है, जो कि किसे बोलते, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे, ये हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला। डी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट। तो कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब ये दो टेंजेंट, टेंजेंट्स पता है ना भाई, टेंजेंट्स क्या होती है, हमारी टेंजेंट्स है। डीसी सर्कल के लिए टेंजेंट है, एडी इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है, बी सी एक टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा क्या करती है, जब भी सर्कल पे पड़ती है तो रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। उसका कोई भी रूल मतलब यूज नहीं है। जिस चीज का यूज है मैं आपको वो समझाता हूं, देखो जरा। ये हमारा डी पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जब भी दो टेंजेंट जाती है ना, तो उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। बस इतना समझो कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स लाई करती हैं, तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। कि क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, if two tangents lie on a circle, if two tangents lie on a circle, lie on a circle, then their
lengths are equal, then their lengths are equal. लेंथ इक्वल बोल लो या दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल बोल लो, बात तो एक ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना, और इसे नाम दे दो कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और इस इक्वेशन का यूज करते करते नेक्स्ट इक्वेशन बना लोगे आप लोग बहुत इजीली। अब देखो क्या, अगर डी ए क्या है, डी एक हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। डी हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि डीपी जो है डीएस के इक्वल होगा। अगर हमारा डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो डीपी किससे इक्वल होगा, डीएस के। वैसे तो देखो एडीबी पूरा सीडी के इक्वल होगा क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो, लेकिन वो बात की बात है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बाद में प्रूफ कर, यही तो हमें प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि पूरी लेंथ नहीं ले सकते ना भाई, वो बाद में आगे जाके तो टेंजेंट बढ़ रही है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इतनी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ऐसा मत बोल देना कि पूरा डीसी इक्वल होगा, नहीं भाई, डीसी नहीं इक्वल होता, कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जहां पे वो टेंजेंट टच कर रही है उतना डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब ये आपस में सर्कल में टच करती हैं, तो जिस पॉइंट पे टच करती है वहां से एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, पहले हम देखते हैं कि डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो डीएस किसके इक्वल हो जाएगी, डीपी के। मैं डायरेक्ट ये बोल दूं, डीपी किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है। ठीक है जी, ठीक है। अब ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एपी और ए क्यू आपस में इक्वल हो गए। क्या हो गया, एपी और ए क्यू आपस में इक्वल हो गए। नाम दे जाओ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड, और रीजन क्या दोगे, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन बन गई। रीजन क्या है इसमें भी, इक्वेशन फर्स्ट वाला रीजन है। ठीक है, अब हमारे पास देखो जरा, अब क्या बोल सकते हैं हम कि हमारा एक क्या है, सीएस हो गया। हाँ चलो बी ले लेते हैं पहले। बी क्या है हमारा, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू किसके इक्वल है भैया, बी आर के इक्वल है। सॉरी, बी क्यू किसके इक्वल है भाई, हाँ बी आर के तो इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन है, और इक्वेशन वन की वजह से एक लास्ट सी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर किसके इक्वल होगा, सी एस के। सी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर किसके इक्वल होगा, सी आर इक्वल्स टू होगा सी एस के, सी एस के। और ये है कौन सी इक्वेशन, तुम्हारी फिफ्थ इक्वेशन, ड्यू टू इक्वेशन वन की वजह से हमारा आंसर। ठीक है, इक्वेशन वन ही इन सारे चीजों का रीजन है, इन चारों। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका करना है सम। भैया जी क्या करना है, इनका सम। अच्छा मैं एक काम कर दूं, एक काम करूं छोटा सा, अभी बताऊंगा क्यों करा मैंने। मैं इसे लिख दूं कि बी आर इज इक्वल टू सी आर और बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, बात तो एक ही है। बी आर बी क्यू के इक्वल लिखो या बी क्यू बी आर के इक्वल लिखो, बात तो एक है। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसे लिख देता हूं, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, बी आर इक्वल टू बी क्यू, बात तो एक है ना भैया। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सबको सम कर दो। क्या कर दो, सम कर दो। सम ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी, 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको सम करो। तो देखो जरा ये क्या क्या होगा, यहाँ पे एलएचएस में एलएचएस का सम एपी + डीपी + बीआर और प्लस क्या है, सीआर है। इक्वल्स टू में क्या चलेगा, इक्वल्स टू में इनका सम क्या क्या, इक्वल्स टू में किस किस का सम, ए क्यू चलेगा, और ए क्यू के साथ कौन सा ले लूं, चलो पहले बाद में रीअरेंज कर लेंगे इन्हें, या पीछे वो दूसरी साइड में करें, चलो यही कर लो पहले यार, एक सेकेंड। क्या क्या है हमारा, ए क्यू प्लस डीएस प्लस 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 ए क्यू प्लस डीएस, बी क्यू है, और प्लस सी एस है। ये हो गया है ना। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, इनकी इक्वेशन लिख देता हूं बस, एपी प्लस डीपी, एपी प्लस डीपी और प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस बी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू ए क्यू प्लस डीएस, ए क्यू प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी एस, बी क्यू प्लस सी एस। ये हमारी इक्वेशन सबको प्लस करके। अब देखो जरा, अब देखो इधर एपी में अगर डीपी में प्लस कर दूं,
एपी में अगर मैं डीपी प्लस कर दूं तो पूरा एडी बन जाएगा। जी सर बिल्कुल बन जाएगा। तो एपी प्लस डीपी करने पर पूरा क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है प्लस। ऐसे देखो बी आर और सी आर को मैं प्लस कर दूं तो कितना बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, इक्वल्स टू ए क्यू और बी क्यू को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ए बी बन जाएगा प्लस सी एस और डी एस को मैं प्लस कर दूंगा तो सी डी बन जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, कौन सी, 6 इक्वेशन बन गई थी, 7th इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, 7th इक्वेशन आ गई। अच्छा जरा देखना जरा गिवन में ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, है ना, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी बी सी के इक्वल है। तो ए बी जो है हमारा, ए बी जो है हमारा किसके, सी डी के इक्वल है। तो ए बी की जगह सी डी डाल दूं, ए बी की जगह क्या डाल दूं, सी डी डाल दूं। यहां पे चलो ए बी की जगह मैंने सी डी डाल दिया, सी डी प्लस क्या हो गया, सी डी। अच्छा और क्या था, और था हमारा ए डी जो है बी सी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो 2BC इक्वल्स टू 2CD, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, BC किसके इक्वल आ गया, BC किसके इक्वल आ गया, CD के। एंड दिस इज समथिंग वी वांटेड। BD किसके इक्वल आ गया, CD के। अब इधर आ जाओ जरा, BD इक्वल आया CD के, हमने प्रूफ करा भी अभी। BD जो है, BD, एक सेकेंड रुकना, BD है, ये क्या लिख दिया मैंने, BC इक्वल टू CD, अरे मैं भी कुछ भी बोल रहा हूं। BC जो है CD के इक्वल आया, BC जो है किसके इक्वल आया, पूरा CD के। सर यही तो चाहिए था, BC जो है CD के इक्वल आ गया। अब देखो इधर इक्वेशन में हमने पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जो AB है ना वो CD के इक्वल है, AB और CD आपस में इक्वल है। BC को मैं CD के इक्वल ले आया, तो AB BC CD आपस में इक्वल हो गए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा था कि जो है हमारा, अच्छा ये हो गया, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि CD जो है AB AD के भी इक्वल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली है कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। देखो ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल थी, ठीक है, ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल थी। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि BC जो है CD के इक्वल है, और मेरे को पता है BC जो है AD के भी इक्वल है। तो मतलब अल्टीमेटली हो गया चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर all sides of a parallelogram are equal to each other, are equals to each other, hence it is a rhombus। ठीक है, hence it is a, ये rhombus, अरे rhombus की स्पेलिंग मैंने लिखी थी, hence it is a rhombus। ये हमारा क्या, rhombus है, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन गाइस। यही था हमारे सेशन में आज के लिए। हमारा तो BDCD इधर रह गया कुछ। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दिए। आई थिंक हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं प्रॉपरली, सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना, सारे हो गए, हाँ जी सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ट्राई करे होंगे, नहीं करे तो अभी सेशन हो चुका है मेरा। अब क्या करो, मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग अभी भी पढ़ते रहो, बट अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपको लगता है कि आप लोग कर लोगे, तो अभी के अभी इस ये सेशन हुआ है तो इसके ना एक एक क्वेश्चन आप लोगों को PDF मिल जाएगा। PDF आपके सेशन में ही मिल जाएगा, मतलब सेशन के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहां से PDF डाउनलोड करो, एक एक क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, एंड आफ्टर दैट आप लोग इसका सॉल्यूशन चेक करना। अगर क्वेश्चन खुद से नहीं हो रहा देन सॉल्यूशन चेक करना, बट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूं, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको बोर्ड या प्री बोर्ड में देखने को मिल जाए, सेम नहीं भी आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन लीनियर इक्वेशन का तो मैं गारंटी बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन के मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए हैं, उनमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और भी कितना कुछ बताया था मैंने बीच में, एक जगह और बोला था, चलो जो भी था, जो भी होगा बताया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखने, देखो बच्चों आप लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादा, अच्छे से पढ़ाई करो,
अच्छे से मेहनत करो, खुद पे टाइम दो, मैथ्स में टाइम दो, साइंस में टाइम दो, और सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। क्योंकि अगर अभी भी आप लोगों ने पढ़ने का मन नहीं बनाया, अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे, तो बोर्ड्स में मार्क्स डाउन हो जाएंगे, है ना। तो तिशी गैंग, तोड़ू फोड़ू गैंग के बच्चे ऐसे तो है नहीं जो पढ़ाई नहीं करेंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई करोगे। एंड इफ इन केस अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि सर कोई पर्टिकुलर चैप्टर की भी प्रॉपर वीडियो बनाओ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मुश्किल लगता है, या कोई भी सरफेस एरिया मुश्किल लगता है, सर्कल मुश्किल लगता है, कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जो आपको मुश्किल लगता है, तो मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं उसकी प्रॉपर वीडियोस भी डालूंगा, उस प्रॉपर चैप्टर को कवर अप कराऊंगा बेसिक से एंड तक, है ना। उसमें पीवाईक्यूज वगैरह सब होंगे, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी में ये सीरीज जो मैंने चलाई है, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अब ये शायद जो वीडियो होगी ये 1 hour 30 minutes प्लस ही चली गई होगी, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया होगा। बट कितनी हमने बातें भी करी इस सेशन में, थ्रू आउट द सेशन बातें करा, फन करा हमने बहुत ज्यादा, है ना। क्वेश्चंस करे, तो सब कुछ हुआ, एक प्रॉपर अच्छा सा एथिकल सेशन हुआ है हमारा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अब ये आपका काम है कि सेशन देखो अच्छे से, क्वेश्चंस ट्राई करो, नहीं आ रहा कुछ कमेंट बॉक्स में बताओ, सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करो, बस इतना करना है आप लोगों को, एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। सो बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपके बोर्ड्स प्री बोर्ड्स चल रहे हैं उन सब के लिए, एंड आने वाले प्री बोर्ड्स के लिए एंड बोर्ड्स के लिए भी आप लोगों को वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ अच्छे अच्छे। तब तक के लिए बाय बाय तिशी गैंग, तोड़ू फोड़ू गैंग, बाय बाय।